दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्टिव क्लास चल रहा है और हम लोग आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम का तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट में हम लोग आर्थिक सुधार पढ़ेंगे। आइए जरा आप लोग के सामने इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हम लोग जो है कि पढ़ेंगे उस स्तर पर कि थोड़ा सा आप लोगों का कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसा क्या इसके पहले भी आर्थिक सुधार किए गए थे? 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति आई भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत। उसके बाद 1956 में, 1969, उसी प्रकार से 80-86 में आया, लेकिन उतना वो कारगर नहीं रहा कि भारत के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे सके। उसके बाद इसमें कई सारी ऐसी नीतियां थीं जिसमें पूरी तरह से जो है कि एक लिमिटेड जो है कि लोगों को ही इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के विशेष प्रयास से आर्थिक सुधार किया गया। अब यहां पर जरा हम लोग देखेंगे देश में औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1991 में, अगर डेट का बात करेगा तो 24 जुलाई था उस दिन, 1991 में सबसे प्रभावी औद्योगिक नीति लाया गया जिसे आर्थिक सुधार की संज्ञा दी गई है। इसके तहत मुख्य रूप से हम लोगों को जो है कि 3 बातों पर ध्यान देना होगा। अब वो 3 बात क्या क्या है तो यहाँ पर जो है कि आप जानते होंगे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण को इंग्लिश में लिबरलाइजेशन L, प्राइवेटाइजेशन होता है निजीकरण P, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर बड़ा वाला जी रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर आपका हो गया जी। आप समझे होंगे कि लोग शॉर्टकट में इसी को LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है कि आपका एक बात है, आर्थिक सुधार के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, जिन्हें आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को नहीं कहा जाता, क्योंकि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के पद पर थे। जनक के रूप में PV नरसिम्हा राव ही जाने जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से कर्ता धर्ता मनमोहन सिंह थे। जबकि इससे संबंधित नीतियों का प्रतिपादन तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इतनी बात की जानकारी सामान्य रूप से आप सभी लोगों को होगी। अब जरा बात करते हैं इसके कितने चरण हुए। तो भारत में आर्थिक सुधार को मुख्य रूप से हम लोग 2 चरणों में विभाजित कर देते हैं। पहला जो चरण होता है वो ये चरण है, पहला चरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला चरण है 1990 के दशक को प्रथम चरण। ये कब तक चला तो 2000 तक चला। 2000 के दशक को द्वितीय चरण कहेंगे और आर्थिक सुधार कहा गया। नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू हुआ, यह बात ध्यान रखेंगे, ये ऊपर में भी हमने आपको बता चुके हैं। अब जरा बात करते हैं उदारीकरण का। तो उदारीकरण कहेंगे किसको? उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध, यानी प्राइवेट सेक्टर पर कुछ जो है कि शर्तों के तहत उनको प्रतिबंध लगाया गया था, उसी को कम कर देना, खत्म कर देना नहीं, कम कर देना। सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध को कम कर देना उदारीकरण कहलाता है। और वर्तमान में केवल 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो सार्वजनिक अर्थात सरकार के नियंत्रण में हैं, और वह जो है कि आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ये भी 3 में जरा बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कि आरक्षित क्षेत्र का बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। तो पहला है परमाणु ऊर्जा, इसमें प्राइवेट लोग अभी भी नहीं है। परमाणु अनुसंधान में भी प्राइवेट लोग नहीं है, रेलवे में भी प्राइवेट लोग नहीं है। लेकिन कुछ बातें विगत 10 सालों में बदली हैं। वो क्या है? जो लोग कहते हैं बातचीत के भाषा में कि रेलवे बिछा गया, उसके बाद एयरवेज बिछा गया, कुछ बिछाया नहीं। मोर डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। वर्तमान सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके तीव्रगामी जो है कि चलाने के लिए दूरगामी परिणाम हेतु मेंटेनेंस के लिए रेलवे में प्राइवेट लोगों को लाया है। अब जरा बात करेंगे आज के बाद जो है कि आप थोड़ा सा मैच्योर तरीके से इस बात को प्रस्तुत करेंगे। यहां पर आपका हुआ रेलवे कह रहा है कि वर्तमान में रेलवे के मेंटेनेंस के लिए निजी लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन एक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के रूप में अभी भी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अब यहाँ पर कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर तब तो जो है कि ये वंदे भारत ट्रेन वगैरह प्राइवेट लोगों की नहीं है। नहीं, सर्विस उसमें जो दिया जाएगा वो प्राइवेट लोग हैं, मैनेजमेंट में प्राइवेट लोग नहीं है।
पटरियों को जो है कि पूरी तरह से मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट लोगों को लाया गया, स्टेशन को साफ सुथरा रखने के लिए प्राइवेट लोगों को लाया गया, IRCTC जो सरकार अपने माध्यम से करवाती उसके लिए प्राइवेट लोगों को लाया गया। और इसलिए मैनेजमेंट में अभी जिसे भाड़ा बढ़ाना है कि घटाना है, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। माल भाड़ा हो या सवारी भाड़ा हो, कितना होगा पर किलोमीटर, कैसा होगा, ये सारा अभी सरकार का निर्णय होता है। अब आ जाइए यहां पर विनिवेश एवं निजीकरण, ये दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जो आगे हम डायग्राम के माध्यम से बताए हैं। निजीकरण पूरी तरह से जो है कि ओनरशिप यानी मालिकाना हक प्राइवेट लोगों के हाथ में, निवेश में प्राइवेट लोग शेयर होंगे, जबकि पूरी तरह से स्वामित्व जो होगा वो सरकार का होगा। लेकिन निजीकरण का एक रास्ता विनिवेश से ही होकर गुजरता है, ये जानना जरूरी है। कह रहा है जब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र के अंश को, शेयर को निजी लोगों के हाथों में दिया जाता है तो उसे जो है कि विनिवेश कहा जाता है। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में सरकार मालिक होता है विनिवेश वाला प्रक्रिया में, तथा निजी लोग हिस्सेदार होते हैं, और जब हिस्सेदारी 50% से अधिक हो जाती है निजी हाथों में तो उसे निजीकरण कहा जाता है, और इसमें मालिक प्राइवेट आदमी हो जाता है और सरकार उसमें हिस्सेदार हो जाती है। अब यहां से एक जो है कि बात आप समझ लेंगे, क्रय विनिवेश निजीकरण का रास्ता है, इसको कथन के रूप में आप जो है कि याद कर सकते हैं। जरा देखिए डायग्राम, ये डायग्राम जो है ये कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में यानी पब्लिक सेक्टर के बारे में, ये डायग्राम जो है ये कह रहा है निजी क्षेत्र के बारे में यानी प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अब यहां पर लिखा हुआ आपका विनिवेश, तो 100% जब मालिक सरकार है तो उसका मतलब है कि जाहिर सी बात है प्राइवेट लोग 0% है। 90% मालिक अपने पास रख लिया यानी सरकार, और 10% लोगों को दिया प्राइवेट लोगों को, उसी प्रकार से 75 और 51। तो यहां पर आप देख सकते होंगे कि 50% से अधिक सरकारी हाथ में है तो 50% से कम जो है कि प्राइवेट लोगों के हाथ में है, और यही कहलाया विनिवेश। सरकार को इस बात का जो है कि अंदाजा हुआ कि प्राइवेट लोग गलत नहीं कर सकते, जन कल्याणकारी भावना है उनके अंदर, यानी अपने मनमानी नहीं कर सकते, तब यहां पर अपने शेयर को कम करके 49 कर देगा या 30 कर देगा, हो सकता है 0 भी कर देगा। तब यहां पर इनका हिस्सा 51 बढ़ जाएगा, 70 बढ़ जाएगा या 100 बढ़ जाएगा। अब यहां पर ये कहलाएगा निजीकरण। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण किसको कहते हैं। ये हो गया आपका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। करें इसके अंतर्गत एक देश की अर्थव्यवस्था को, ध्यान से समझेंगे, इसके अंतर्गत एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी मुख्य रूप से 4 अंग पर जो है कि निर्भर करता है। यानी हम किसी से तकनीक लें या तकनीक दें, किसी से वित्त लें या वित्त दें, किसी से जो है कि सेवा का जो है कि बात करें या जो है कि उनसे हेल्प लें, और इसी में बाद में जो है कि श्रमिकों के भी आदान प्रदान को जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या है, यदि किसी देश के साथ हम संबंध जो है कि बनाते हैं तो उसको खुली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ये बात हमने पहले बता चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। उस संदर्भ में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब जब जिस हिस्से के साथ व्यापारिक संबंध हो गया, रणनीतिक संबंध है हमारे साथ पहले से, तो हम आयात निर्यात करेंगे तो किसी प्रकार का ट्रेड वार की संभावना न हो। तो यहाँ पर है आपका बिना बाधा के आयात निर्यात हो, यानी किसी प्रकार का डिस्प्यूट भी होता है, विवाद भी होता है, तो हम लोग बैठ करके उसको निपटाएं। दूसरा अगर बात करें मेरे साथियों तो यह है बिना बाधा के पूंजी का आदान प्रदान हो सके। एक बात और बता दें, आज हम आप लोग को लगभग जो है कि 10-12 चैप्टर इकोनॉमिक्स का कराएंगे, जो मेन चैप्टर है जहां से बीपीएससी और दरोगा एग्जाम पूछता है, खास करके बिहार एग्जाम्स के लिए। तो उसमें जो है कि आपको बता दें कि पहला चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम इंग्लिश में, यानी आर्थिक गतिविधियां। उसमें ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कि अपलोड हो चुका है। आज पार्ट नंबर 3 जो है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसी की बात करेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, क्या बिना बाधा का तकनीक का आदान प्रदान हो। जैसे कि क्या होता है, तो हम राफेल किससे लिए, फ्रांस से। ये हमारा 36 राफेल कौन बना के दिया, फ्रांस। उसको हम 59,000 करोड़ रुपया दिए। लेकिन 37वां जब राफाल बनेगा वो फ्रांस में नहीं बनेगा, 37वां राफाल हमारे भारत में बनेगा। लेकिन उसमें तकनीक वही देगा हमको, हमारे लोगों को तकनीक सिखाएगा, क्योंकि हम उसको टेक्नोलॉजी का भी पैसा दिए हैं। और आने वाले समय में आज से 5 साल 10 साल बाद पुनः राफेल की हमको जरूरत पड़ेगी। और बदलते जो है कि वैश्विक परिदृश्य, लड़ाई युद्ध के जो है कि स्वरूप के कारण जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो वो भी टेक्नोलॉजी अगर उसके पास आएगा तो हम ले सकते हैं, या हम और वो मिल करके एक नया टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकते हैं।
चौथा नंबर है दोस्तों, श्रमिकों का आदान प्रदान बिना बाधा का हो। आने वाले समय में आप देखते होंगे वीजा नियम लगाता है अमेरिका कड़ा, जिससे भारत के जो है कि श्रमिकों को, श्रमिक मतलब क्या, लेबर ही नहीं, और लोग भी जो एम्प्लॉय के रूप में वहां पर काम करते हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा। उनके ऊपर जो है कि काफी दिक्कतें आ सकती हैं। आप देखे होंगे ईरान, जिसके राष्ट्रपति इब्राहिम जो है कि अभी हेलीकॉप्टर के जो है कि क्रैश होने के कारण मारे गए, उन्होंने बड़ा जो है कि आसान वीजा नियम बनाया था ईरान के लिए, यहां तक कि फ्री जो है कि वीजा नियम बना दिया था। अब देखिए ईरान के साथ संबंध कैसे आगे बढ़ता है। एनीवे, ये था आर्थिक सुधार। ये तीनों को जो है कि फाइनली हम लोग आर्थिक सुधार करते हैं। अब यहाँ आते हैं अधिसंरचना। अधिसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से भी काफी अच्छा प्रश्न बनता है। कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है आर्थिक अधिसंरचना यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे, आर्थिक अधिसंरचना को हम लोग भौतिक अधिसंरचना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अंतर्गत वो चीज आता है जिसके कारण हमारा विकास आगे बढ़ेगा, जैसे कोयला, विद्युत, अच्छी सड़कें, परिवहन व्यवस्था, रेलवे, बैंक, पाइपलाइन, ये हमारी संपत्ति है। अब जरा बात करेंगे, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखवाए थे कि अगर थोरियम हमारा जो है कि मिल गया है, बीपीएससी में पूछा भी हुआ था थोरियम कहाँ मिलता है, तो केरल में मोनाजाइट, मोनाजाइट अयस्क, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आर्थिक, यानी जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास या आपके पास 10 बीघे जमीन है, या जो है कि कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, वो हमारा भौतिक अधिसंरचना है। लेकिन हम स्वस्थ हैं, हम शिक्षित हैं, हम कौशलकृत हैं, ये हमारा सामाजिक अधिसंरचना है, इंटरनल अधिसंरचना है। जरा बात करेंगे आगे तो आ जाएंगे यहां पर। कह रहा है कि सामाजिक अधिसंरचना क्या है भाई, तो इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कौशल उन्नयन आदि इसका जो है कि इसके अंतर्गत आता है। अब मानवीय पूंजी के बारे में जरा हम लोग चर्चा करेंगे। मानवीय पूंजी क्या है, तो किसी भी देश का युवा, लेकिन कौशल युवा जो है वो मानवीय पूंजी है। तो जब जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। एक व्यक्ति है, बेरोजगार है, बेरोजगार इसके लिए है कि वह स्किल्ड नहीं है, तो वह मानव पूंजी के रूप में नहीं है। यानी किसी भी घर में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग में मात्र 1 लोग कमाता है, बाकी 9 लोग उसके पैसे से खाता है, तो 9 लोग मानव पूंजी नहीं है, वो बेकार आदमी है। वही व्यक्ति जो है कि अच्छा है जो पैसा कमा रहा है। 9 लोग कर क्या रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान से समझेंगे। मानवीय पूंजी उसको कहेंगे जो योग्य है, प्रशिक्षित है, पैसा कमा रहा है। 4 लोग है लफुआगिरी कर रहा है, ऊपर से जो है कि भाई और बाप का पैसा भी डुबा रहा है, एगो दारू पी के नहर में गिरा हुआ है, तो मानवीय पूंजी है? वो मानव पूंजी नहीं है, वो जो है कि भार पड़ा है अपने परिवार के ऊपर। एनीवे, इस समझाने के लिए बोल रहे हैं हम। चलिए आगे। अब यहां पर जरा ध्यान रखें, कह रहा है कि वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित ज्ञान का ही स्टॉक होता है। हमने आपको अभी बोला कि जो कौशल है, स्किल्ड है, जिसके पास ज्ञान है और वो उससे कुछ पैसे कमा रहा है, वो मानव पूंजी है। अब मानव पूंजी के बाद यहां पर आ जाएगा क्या, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहां पर पहला पॉइंट में देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन रुक रुक करके लिखते रहिएगा। एक अच्छी कॉपी बना लीजिएगा पतली सी। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन प्रति वर्ष यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको जो है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित किया गया 1965 में, इस प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए जो जन कल्याणकारी हो। साथियों, यूएनडीपी ने ही पहली बार 1990 में एक रिपोर्ट जारी किया, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके प्रतिपादक के रूप में बात करेंगे तो इसका प्रतिपादक थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक। और इनके 2 सहयोगी थे हमारे भारतीय, एक थे अमर्त्य सेन और एक थे सिंगर हंस। ये 2 अर्थशास्त्री उनके सहयोगी थे। आगे बढ़ने के क्रम में एचडीआई रिपोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो एचडीआई रिपोर्ट के लिए मुख्य रूप से 3 आयाम होता है, आप जानते होंगे। एक होता है साक्षरता दर, दूसरा होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब हो गया कि किस देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है और वहां के लोग कितने स्वस्थ हैं। तीसरा जो है कि होता है प्रति व्यक्ति आय,
और प्रति व्यक्ति आय वो यूएस डॉलर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? यूएस डॉलर में होना चाहिए। अब आ जाएंगे ध्यान से, कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए एचडीआई रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 181 देशों में 132वां है। कितना है? 132वां। तो इसमें हम लोग 132, 131, 130 इतना ही रहते हैं। उसके बाद जो है कि हमारा हालत इसमें खराब है। अब जरा आ जाएंगे, चलिए नोट पॉइंट पर जरा हम लोग जाएंगे। नोट कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद है आप लोगों को? 2047 तक इसको तीसरी करने के बाद विनिमय दर, आदान प्रयात, आयात निर्यात के बारे में, बाजार के बारे में, व्यापार के बारे में, तो विनिमय दर के आधार पर जो है कि हम लोग हैं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर बात करें तो 2030 तक इसको तीसरी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन संभावना बड़ा कम लग रहा है। लेकिन अब देखिए 2047 तक हम लोग जो है कि कहां तक पहुंचते हैं। साथियों कुछ और पॉइंट है, नोट पॉइंट, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पीपीपी, यहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की शक्ति के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2025-26 तक भारत 5 ट्रिलियन यानी 500 लाख करोड़ के जीडीपी वाला देश बन जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। आगे कुछ और जो है कि इस चैप्टर में, ये जो है कि चैप्टर था आपको इकोनॉमिक्स का कुछ टर्मिनोलॉजी समझाने वाला, और अगले क्लास में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। और ये जो है कि इस वाला पार्ट ये थोड़ा सा छोटा पार्ट था, क्योंकि इसके पहले हम लोग करवा चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है कि देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, आप लोग एक बार फिर बोल दे हम कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने के अलावे आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है कुमार प्रवीण ऑफिशियल। यहां पर आपको ऑडियो लेक्चर, माइंड मैप, उसके बाद जो है कि आपको स्केलेटन यानी सिनेप्सिस कह सकते हैं उसको, उसके अलावे होमवर्क सीरीज जो है कि हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण मॉडल नोट्स पीडीएफ के रूप में या पिक के रूप में आपको हम जो है कि प्रोवाइड करा रहे हैं। उसका प्रश्नोत्तर इस चैनल के माध्यम से होगा। और इसके अलावे एक और है आपका, वो है बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी 3.0 4.0 गाइडेड बाय कुमार प्रवीण। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। आप लोग का जो है कि यही स्नेह प्रेम मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट, जब तक आप लोग अंतिम रूप से चयनित ना हो, ये कार्य हम करते रहेंगे, बशर्ते हम स्वस्थ हों और आप लोग का स्नेह प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा पर ध्यान कभी कभी है, तो कोना में आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो है कि निदान मेरे द्वारा जरूर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत साथियों ऐसे ही जुड़े और आप लोगों के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।